नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था के जानकारों के बीच ना सालों से एक मजाक चलता है हाँ, मैंने भी सुना है। कि भारत की ब्याज दरें आरबीआई गवर्नर तय नहीं करते। बल्कि प्याज और टमाटर के दाम तय करते हैं। बिल्कुल। और इसमें मजाक से ज्यादा सच्चाई है। कई बार ऐसा हुआ है कि खराब मॉनसून की वजह से सब्जियों के दाम बढ़े और आरबीआई को अपनी पूरी मौद्रिक नीति पर दोबारा सोचना पड़ गया। एक तरह की मजबूरी रही है ये। हाँ। तो आज हम इसी पुरानी और बड़ी समस्या के एक संभावित समाधान पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मॉस्पी ने भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे सीपीआई कहते हैं, उसको मापने के तरीके में कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की है। और ये बदलाव ऊपर से तो सिर्फ तकनीकी लगते हैं। हाँ बिल्कुल। पर असल में ये आरबीआई को प्याज टमाटर की इस कैद से आजाद कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो आज हमारा मिशन इन बदलावों की परतें खोलना है। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव है क्या और क्या ये वाकई उस पुरानी समस्या का हल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसका अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। चलिए पता लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बस एक लाइन में मामला साफ कर लेते हैं। हम सब सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में सुनते रहते हैं। हाँ, ये दो मुख्य तरीके हैं महंगाई मापने के। डब्ल्यूपीआई यानी फैक्ट्री या मंडी के लेवल की महंगाई, थोक बाजार की, और सीपीआई यानी वो महंगाई जो हम और आप दुकान पर महसूस करते हैं, खुदरा बाजार में। आज हमारा पूरा फोकस इसी सीपीआई पर है क्योंकि आरबीआई अपनी नीतियां इसी के आधार पर बनाता है। और सारे बड़े बदलाव यहीं हो रहे हैं। हाँ, डब्ल्यूपीआई में सिर्फ सामान होता है, जबकि सीपीआई में सामान और सेवाएं जैसे डॉक्टर की फीस, स्कूल का खर्च, मोबाइल का बिल, सब कुछ शामिल होता है। इसीलिए ये आम आदमी की जिंदगी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो अब सीधे आते हैं मॉस्पी के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की घोषणा पर। इसमें 4 बड़े बदलाव हैं। पहला और सबसे आसान बदलाव है आधार वर्ष का। इसे 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। और ये अपने आप में कहानी कहता है। कैसे? आप सोचिए 2012 का भारत कैसा था। 4G नया था, यूपीआई का कोई नामो निशान नहीं था, ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत कम लोग करते थे। बिल्कुल। और आज का भारत एक डिजिटल इकोनॉमी है। तो जब हम महंगाई की तुलना करते हैं तो उसका आधार भी तो आज के जमाने का होना चाहिए। सही बात है, ये एक जरूरी लॉजिकल अपडेट है। हाँ, ये बात समझ में आती है और यहीं से चीजें दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। हाँ। दूसरा बदलाव है महंगाई की बास्केट में, यानी जिन चीजों और सेवाओं के दाम पर महंगाई नापी जाती है वो लिस्ट ही बदल दी गई है। हाँ, और ये बदलाव हमारे समाज का आईना है। कुल आइटम्स की संख्या 299 से बढ़ाकर 358 कर दी गई है। अच्छा। पर सिर्फ संख्या नहीं बदली है, आइटम्स का मिजाज भी बदला है। मतलब अब इस बास्केट में किस तरह की नई चीजें शामिल हो सकती हैं? देखिए, अगर मैं मजाक में कहूँ तो अब इसमें शायद नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन और स्विगी जोमेटो का डिलीवरी चार्ज भी शामिल होगा। जबकि पुरानी 2012 की बास्केट में शायद केबल टीवी और डीवीडी प्लेयर का वजन ज्यादा था। तो ये दिखाता है कि देश की आमदनी बढ़ी है। बिल्कुल। हमारा खर्च सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं रहा। अब हम मनोरंजन, स्वास्थ्य और ऑनलाइन सेवाओं पर भी काफी खर्च कर रहे हैं। तो ये बास्केट अब 2024 के भारत की हकीकत को बेहतर तरीके से दिखाती है। चलिए, ये भी सही है। हाँ। लेकिन अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे बड़े बदलाव पर, जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। वेटेज में बदलाव। हाँ, वेटेज में बदलाव यानी किस चीज को कितनी अहमियत दी जाए। हाँ, यहीं पर सारा खेल है। वेटेज का सीधा मतलब है कि महीने के कुल खर्च में किस चीज का हिस्सा कितना है। अगर आप 40% पैसा खाने पर खर्च करते हैं तो खाने की महंगाई को 40% का वेटेज मिलेगा। और यहाँ एक जबरदस्त बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा। खाद्य और पेय पदार्थों यानी फूड एंड बेवरेजेस का वेटेज लगभग 46% से घटाकर सिर्फ 36.8% कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी गिरावट है और इसका आधार है हाल ही में आया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। अच्छा, वो सर्वे। हाँ, जो बताता है कि औसत भारतीय परिवार अब अपनी कमाई का पहले से कम हिस्सा खाने पर खर्च कर रहा है। पैसा दूसरी चीजों पर जा रहा है। अच्छा, पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है। पूछिए। आम आदमी के लिए तो आज भी सबसे बड़ी चिंता आटे, दाल और सब्जी की कीमत ही है। सही बात है। तो क्या खाने पीने की चीजों का वेटेज कम करके हम जमीनी हकीकत को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कागज पर महंगाई कम दिखे पर आम आदमी की जेब पर बोझ उतना ही रहे? ये बहुत जरूरी सवाल है और कई अर्थशास्त्री भी इस पर बात कर रहे हैं। इसका जवाब 2 हिस्सों में है। ओके। पहला, ये बदलाव औसत पर आधारित है। हो सकता है कि निम्न आय वर्ग के लिए आज भी खाने का खर्च 50% से ज्यादा हो।
लेकिन जब हम पूरे देश का औसत निकालते हैं, जिसमें मध्यम और उच्च वर्ग भी शामिल है, तो ये आंकड़ा नीचे आ जाता है। सीपीआई एक राष्ट्रीय औसत है, किसी एक वर्ग का आईना नहीं। ठीक है, और दूसरा हिस्सा? दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा इसके दूसरे पहलू से जुड़ा है। खाने का वेटेज कम हुआ तो किसी चीज का बड़ा भी होगा। हाँ, किसका बड़ा है? और वो है कोर आइटम्स। कोर आइटम्स। कोर महंगाई में हम खाने और ईंधन जैसी बहुत अस्थिर कीमतों वाली चीजों को शामिल नहीं करते। अच्छा। इन स्थिर आइटम्स का वेटेज 47% से बढ़ाकर सीधे 58% कर दिया गया है। 58%? ये तो बास्केट का लगभग 3/5वां हिस्सा हो गया। बिल्कुल। इसका असल मतलब क्या होगा फिर? इसका मतलब है कि अब आरबीआई को टमाटर और प्याज के दाम बढ़ने पर तुरंत घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। संक्षेप में कहें तो ये बदलाव मौद्रिक नीति को सब्जियों के दाम के रोजाना के उतार चढ़ाव से डी लिंक करने की एक कोशिश है। क्योंकि कोर आइटम्स की कीमतें स्थिर रहती हैं। हाँ, जैसे कपड़े, जूते, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनकी कीमतें महीनों तक स्थिर रहती हैं। जब इनका वेटेज इतना ज्यादा होगा तो पूरा सीपीआई सूचकांक भी पहले से कहीं ज्यादा स्थिर हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। हम इसके असर पर और लौटेंगे, लेकिन पहले चौथा बदलाव भी समझ लेते हैं। जरूर। आंकड़े इकट्ठा करने का तरीका भी अब मॉडर्न हो रहा है। हाँ, जब खरीदारी का तरीका बदल गया तो आंकड़े इकट्ठा करने का तरीका पुराना कैसे रह सकता है? सही बात है। इसमें दो बड़ी बातें हैं। पहली, ग्रामीण इलाकों में दिए जाने वाले घर के किराए को अब पहली बार शामिल किया जा रहा है। अच्छा, ये पहले नहीं था? नहीं, ये एक बहुत बड़ा गैप था जिसे अब भरा जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण भारत का एक बड़ा हिस्सा किराए पर रहता है। और दूसरी बड़ी बात? वो है आज के जमाने की सबसे बड़ी सच्चाई, ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग। हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कीमतों को भी अब शामिल किया जाएगा। करोड़ों लोग अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से लेकर बिग बास्केट तक से खरीदारी कर रहे हैं। तो इन कीमतों को नजरअंदाज करना मतलब आधी अधूरी तस्वीर देखना था। बिल्कुल। पर एक बात है, ऑनलाइन कीमतें तो हर घंटे बदलती हैं, डायनामिक प्राइसिंग होती है। सरकार इसे ट्रैक कैसे करेगी? ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। ये वाकई एक चुनौती है, लेकिन एनएसओ ने इसका एक तरीका निकाला है। क्या? वे 25 लाख से ज्यादा आबादी वाले 12 बड़े शहरों या ऑनलाइन बाजारों से साप्ताहिक आधार पर डेटा इकट्ठा करेंगे। साप्ताहिक? हाँ, वे शायद किसी एक दिन की औसत कीमत या हफ्ते की औसत कीमत को लेंगे। ये एकदम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये कुछ न होने से कहीं बेहतर है। तो एक शुरुआत है। हाँ, एक शुरुआत है जो समय के साथ और बेहतर होगी। ठीक है, तो हमने चारों बदलाव समझ लिए। नया आधार वर्ष, आधुनिक बास्केट, बदला हुआ वेटेज और नया डेटा कलेक्शन। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन सब का असल में मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था और आरबीआई की नीतियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे पहला और सीधा असर तो महंगाई के आंकड़ों पर ही दिखेगा। ओके। नए वेटेज के कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नई सीरीज के तहत रिपोर्ट की गई महंगाई दर पुरानी सीरीज के मुकाबले 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.2% से 0.3% तक ज्यादा हो सकती है। अगर महंगाई दर कागज पर ज्यादा दिखेगी तो क्या आरबीआई तुरंत ब्याज दरें यानी रीपो रेट बढ़ाने के बारे में सोचेगा? क्योंकि उनका तो लक्ष्य ही महंगाई को 4% के आसपास रखना है। यहाँ थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। मौद्रिक नीति समिति इस बात को समझती है कि ये बढ़ोतरी जमीन पर महंगाई बढ़ने की वजह से नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ गणना के तरीके में बदलाव की वजह से है। और हाल के महीनों में महंगाई दर वैसे भी काफी नियंत्रण में रही है, कभी कभी तो 2% के भी नीचे चली गई। सही बात है। इसलिए इस मामूली बढ़ोतरी की वजह से आरबीआई तुरंत कोई सख्त कदम उठाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। वो शायद वेट एंड वॉच की नीति अपनाएंगे। तो फिर इन सारे बदलावों का सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर इससे ब्याज दरें तुरंत नहीं बदल रही तो इतनी बड़ी कवायद क्यों की गई? इसका फायदा शॉर्ट टर्म में नहीं है। अच्छा। इसका फायदा लॉन्ग टर्म में नीतिगत स्थिरता यानी पॉलिसी स्टेबिलिटी के रूप में मिलेगा। अब हम वापस उसी प्याज टमाटर वाली बात पर आते हैं। हाँ, जिससे हमने शुरुआत की थी कि कैसे आरबीआई की नीतियां सब्जियों के दाम पर निर्भर करती थी। बिल्कुल। अब तक आरबीआई हेडलाइन सीपीआई को टारगेट करता था, जिसमें खाने और ईंधन की अस्थिर कीमतें शामिल होती थी। इस वजह से बेमौसम बारिश से टमाटर की फसल खराब हुई, दाम आसमान पर पहुंचे और हेडलाइन महंगाई 6% के पार चली गई। और फिर आरबीआई पर दबाव बनता था। हाँ, नतीजा ये होता था कि आरबीआई पर दरें बढ़ाने का दबाव बन जाता था, भले ही बाकी अर्थव्यवस्था में कोई समस्या ना हो। ये एक तरह का नीतिगत सिरदर्द था। और अब चूंकि स्थिर कीमतों वाले कोर आइटम्स का वेटेज 58% हो गया है, तो ये सिरदर्द कम हो जाएगा। यही इसका सबसे बड़ा हासिल है। अच्छा। नया सीपीआई अब बाहरी झटकों जैसे खराब मॉनसून या अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में उछाल
से कम प्रभावित होगा। ये ज्यादा स्थिर होगा, ज्यादा भरोसेमंद होगा। तो आरबीआई को एक ज्यादा साफ तस्वीर मिलेगी। बिल्कुल, जिससे वे पूरी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर फैसले ले सकेंगे, न कि सिर्फ कुछ चीजों की कीमतों में आए अस्थायी उतार चढ़ाव के आधार पर। तो ये मौद्रिक नीति को ज्यादा परिपक्व और प्रभावी बनाता है। हाँ, बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो भारत की महंगाई को मापने का तरीका अब ज्यादा आधुनिक, ज्यादा वास्तविक और सबसे महत्वपूर्ण, ज्यादा स्थिर हो रहा है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक बदलते भारत का प्रतिबिंब है, जहां लोगों की कमाई और खर्च करने के तरीके बदल रहे हैं। और ये एक ऐसी आर्थिक नीति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है जो भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो। ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसके असर हमें आने वाले कई सालों तक देखने को मिलेंगे। जरूर। चलिए, आज की इस चर्चा को हम श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। हाँ। हमने देखा कि सरकार की बास्केट आधुनिक जीवन को दर्शाने के लिए कैसे बदल रही है। अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के मासिक खर्चों के आधार पर अपनी व्यक्तिगत महंगाई की बास्केट बनाए, अपनी पर्सनल बास्केट। हाँ, अपनी पर्सनल बास्केट, जिसमें उनके अपने असली खर्च जैसे किराया, ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, पेट्रोल और वीकेंड पर बाहर खाना शामिल हो, तो वो राष्ट्रीय औसत से कितनी अलग दिखेगी। और ये उस व्यक्ति की अपनी आर्थिक हकीकत के बारे में क्या बताएगी? ये सोचने वाली बात है।